बेटे हमने लास्ट लेक्चर में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से बात की थी। हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होती हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में हम अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं। तो थोड़ी सी बात मैं पिछले लेक्चर की करके फिर आगे अगली बात को कैरी करूँगा। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे इदारे होते हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि इनका मकसद मुआशरे की फलाह बहबूद होता है। देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू डू गुड टू द सोसाइटी। और इसके लिए बेटा ये बहुत सारी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, फलाही सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। अब हम जब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो बड़े लेवल पे काम कर रही होती हैं उनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग का सिस्टम होता है, और वो सिस्टम जिसके तहत वो अपनी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इस डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड को क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, मतलब जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर क्या बनते हैं बेटे, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। हम जब फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे थे एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की, तो बेटा उसमें ये बात हमने फाइनल की थी कि एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और साथ हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। याद रखिएगा जी, एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जब हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट्स में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है, जबकि हमारा एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है बेटे वो प्रॉफिट नहीं होता, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। तो फिर यहाँ हम क्या बनाते हैं, तो बेटे यहाँ हम लोग इसकी जगह पे एक अकाउंट तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं बेटे। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसमें दो चीज़ें आती हैं, इनकम्स आती हैं और एक्सपेंस आते हैं। इनकम्स आती हैं और एक्सपेंस आते हैं। इनकम ज़्यादा होंगी एक्सपेंस से या इनकम कम होंगी एक्सपेंस से। अगर एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में इनकम ज़्यादा होंगी एक्सपेंस से तो जो फर्क आएगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज सरप्लस। उसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसे हम क्या नाम देंगे बेटे, सरप्लस का नाम देंगे। और अगर एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में एक्सपेंस ज़्यादा होंगे इनकम से तो बेटा हम उसे लॉस नहीं कहेंगे, उसे हम नाम देंगे बेटा किसका, डेफिसिट का। डेफिसिट क्या कहेंगे बेटा उसको, डेफिसिट। इसका मतलब दो हम क्यों बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ताकि हम ये मालूम कर सकें कि सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस आया है या डेफिसिट आया है। अब नाम से जाहिर है बेटा इनकम एंड, इसमें क्या आएंगे मेरे बच्चे, आपकी इनकम्स आएंगी और एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद जो सेकंड हम लोग बेटे स्टेटमेंट तैयार करते हैं दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है, एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। इसमें जो तीसरा अकाउंट बनता है ना बेटे वो बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स कहते हैं बेटे वसूलियों को। रिसीट्स का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड, और पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, पेड। मैं अगर आसान जुबान में कहूं तो मैं कहूंगा डेट इज अ
समरी ऑफ कैश बुक। ये क्या होती है बेटा? कैश बुक की एक समरी होती है। होता क्या है बेटा? कैश बुक की जब हम बात करते हैं तो कैश बुक में हम जो एंट्री करते हैं ना, डेट वाइज करते हैं। डेट वाइज मतलब हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की, हर महीने सैलरी पे कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जनवरी में भी सैलरी पे की तो हमने एंट्री पास की सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। हमने फरवरी में भी एंट्री पास की, हमने क्या एंट्री पास की? सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। हमने मार्च में एंट्री पास की, हमने एंट्री पास की सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। हमने अप्रैल में एंट्री पास की, हमने एंट्री पास की सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। पीरियोडिक हमने क्रोनोलॉजिकली एंट्री पास कर रहे हैं, डेट वाइज एंट्रीज पास कर रहे हैं। अब जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा तो वहाँ बेटे आप सैलरी को अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि सारी की सारी सैलरी की अमाउंट को जमा करेंगे और सारी की सारी सैलरी की अमाउंट को जमा करके इकट्ठा एक ही लिख देंगे सैलरी अकाउंट के नाम से। बात फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? तो वो कहते हैं ये भी कैश बुक ही है, लेकिन ये समराइज्ड फॉर्म होती है। ये क्या होती है? क्योंकि बेटा ये याद रखिएगा, ये हमेशा कब तैयार होते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये हम कब तैयार करते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड तैयार करते हैं। तो तीन चीज़ें, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, हमने क्या बनाना है बेटा? बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, क्वेश्चन में भी ये दिया गया होगा। हमने क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी होगी। और जो इस साल का स्मार्ट सिलेबस है बेटे, याद रखिएगा, उसमें जो प्रैक्टिस है उसमें बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए हमने क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता। हमने यही कहा ना, इसका मतलब वो चीज़ें ख़रीदते नहीं हैं, चीज़ें बनाते नहीं हैं, चीज़ें बेचते नहीं हैं, ना वो खिदमात मुहैया करते हैं, बल्कि इनका मकसद क्या होता है? मुआशरे की फलाहो। अब फलाह बहबूद करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आते हैं? हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के सोर्स ऑफ इनकम्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के पास पैसे आते हैं, हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर हो गया बेटे आपको? मैं आपको इसकी बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। जब हम बात करते हैं ना सोर्सेज ऑफ इनकम्स की, याद रखिएगा, सोर्सेज ऑफ इनकम्स की बात कर रहे हैं, एंड देयर ट्रीटमेंट। तो यहां पे थोड़ा बड़ा टेक्निकल हो जाता काम। हमें ये तो पता ना पेमेंट्स का कि ये एसेट नहीं है, एक्सपेंस हैं। हमने फर्नीचर के लिए पैसे अदा किए तो हमारे एसेट्स हैं फर्नीचर, हमने सैलरी दी तो हमारे क्या हैं? एक्सपेंस हैं। लेकिन जब हम इनकम्स की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिनको वो इनकम रेवेन्यू लिखते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको वो रेवेन्यू लिखते क्या लिखते हैं बेटे? अपनी लाइबिलिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपनी लाइबिलिटी लिखते हैं। मैं आपको एक बात समझा दूँ, आपको याद होगा जब हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में थे, हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के नाम से। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में हमने देखा था ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। ट्रांजैक्शंस अपने इफेक्ट्स के लिहाज से दो तरह की होती हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं बेटा कैपिटल ट्रांजैक्शंस, और दूसरी जिन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शंस ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जिनका जो बेनिफिट है बिजनेस को लंबे सारे ऐसे के लिए होता है। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिनके शॉर्ट टर्म
इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब ये ऐसी ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका जो फ़ायदा है बिज़नेस को थोड़े अरसे के लिए होता है। वो थोड़ा अर्सा क्या है, 1 साल, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिनका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होगा, हम उसे कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहेंगे। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिनका फ़ायदा 1 साल से कम अरसे के लिए होगा, हम उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कहेंगे बेटे। अब जब हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो बेटा इनके नतीजे में या तो पैसे जा रहे होते हैं या पैसे आ रहे होते हैं, या तो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है या इनफ्लो ऑफ कैश होता है। सेम एज इट इज़ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में भी 2 बातें ही हैं, या तो इनकी वजह से आउटफ्लो ऑफ कैश होता है या इनफ्लो ऑफ कैश होता है, या पैसे जा रहे होते हैं या पैसे आ रहे होते हैं। तो अगर मैं यहां बात करूं बेटे आउटफ्लो ऑफ कैश की, और अगर उस आउटफ्लो ऑफ कैश के इफेक्ट लॉन्ग टर्म हो रहे हैं, तो बेटा हम उसे नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का। और अगर मैं बात करूं इनफ्लो ऑफ कैश की और उसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म हो रहे हैं, तो हम उसे नाम देते हैं बेटे कैपिटल रिसीट्स का। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे एसेट होते हैं, और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं हमारी, और बेटा ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में जाती हैं। जब हम बात करते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश की, लेकिन उनके इफेक्ट शॉर्ट टर्म हो, तो वो जो आउटफ्लो ऑफ कैश है उसे हम नाम देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। और अगर इनफ्लो ऑफ कैश हो तो हम उसे नाम देते हैं रेवेन्यू रिसीट्स का। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे एक्सपेंस होते हैं, और रेवेन्यू रिसीट्स हमारे क्या होते हैं बेटे, इनकम्स होते हैं। और मैंने बता दिया, अभी बताया आप लोगों को कि एक्सपेंसेस और इनकम्स कहाँ पे आते हैं बेटे, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। तो बेटे ये पहचानना आसान है कि ये हमारे एसेट हैं और ये हमारे एक्सपेंस हैं, लेकिन लाइबिलिटीज और इनकम को पहचानना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। इसलिए मैं आपको समझा दूं बेटे आज कि हमने देखना है कि एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, और वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में उसका क्या इफेक्ट होता है। हम उसको इनकम कंसीडर करेंगे या लाइबिलिटीज कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया जी। तो देखें जी, सोर्सेज ऑफ इनकम्स की बात करूँ मैं आप लोगों से। सबसे पहला सोर्स बेटे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेटा कहते हैं चंदा। चंदा क्या होता है बेटा? चंदा सिंपल आपके समझें कि जब आप, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं ना आज से कोई 8 साल पहले ना पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गया। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जब मैं गया तो मैंने उनसे कहा सर मुझे आपकी मेंबरशिप चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको हम अपनी मेंबरशिप दे देते हैं, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप क्या कहते हैं फिल करके लेके आएँ, इस पर इसकी अटेस्टेशन करवा के लेके आएँ, हम आपको मेंबरशिप दे देंगे, लेकिन आपको हर साल 100 रुपीज़ जमा करवाने होंगे। वो क्या होगी बेटे? आपकी सालाना मेंबरशिप फ़ीस होगी। इसका मतलब अगर मैं उस इदारे का मेंबर बन गया, अगर मैं उस इदारे का हिस्सा बन गया, अगर मैं उस इदारे का मेंबरशिप ले ली मैंने, तो मुझे हर साल क्या करना पड़ेगा बेटे? उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन, यानी कि द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मंथली और एनुअली एज पर द रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उस इदारे के असूल के मुताबिक जो पैसे मुझे हर महीने या हर साल अदा करने पड़ेंगे उन्हें, वो क्या कहलाएगा बेटे? आपका सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। आप जो सब्सक्रिप्शन है ना बेटे, याद रखिएगा,
सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो सब्सक्रिप्शन एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए उसकी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब उसकी इनकम होती है, और अगर वो इनकम होती है तो बेटा इनकम कहाँ पे आती हैं आपकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती हैं। कहाँ पे आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती हैं। इसके लिए मैं एंट्री पास करता हूँ, डबल एंट्री, तो मैं एंट्री पास करता हूँ कैश अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। चलें, उसके बाद जी नेक्स्ट वन इज स्पेशल सब्सक्रिप्शन। ये आपकी बुक में लास्ट में डेफिनेशंस दी हुई हैं उसने। स्पेशल का मतलब क्या होता है, खास मतलब किसी खास मकसद के लिए ना। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हम लोग लाइब्रेरी में मेंबरशिप ले ली मैंने, कुछ ऐसा गुजरा तो उन्होंने कहा सर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, उस ब्लॉक के लिए हमें बिल्डिंग की भी ज़रूरत है और बुक्स की भी ज़रूरत है, तो आप ऐसा करें आप सब लोग उसमें क्या करें, कंट्रीब्यूशन करें। अब क्या, जब मैंने वो कंट्रीब्यूशन करनी है तो मैंने ये वाली फ़ीस पे नहीं करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। किस लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए। तो अकाउंटिंग कहती है वो पैसे जो एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अपने मेंबर्स से वसूल कर रहा है इस सब्सक्रिप्शन के अलावा किसी खास मकसद के लिए, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेशल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहलाते हैं वो। और बेटा जब कोई चीज़ स्पेशल हो जाती है, जब कोई पैसे आपने इकट्ठे किए होते हैं किसी खास मकसद के लिए, तो बेटा उन पैसों को आप उसी मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और मकसद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उसे किसी और मकसद में इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। या लाइक मैं कहता हूँ जी, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। सब्सक्रिप्शन फॉर चैरिटी फंड। अब देखें पैसा किस लिए इकट्ठा किया हमने, चैरिटी फंड के लिए। तो उस फंड से हम क्या करेंगे, चैरिटी ही करेंगे, कोई और काम नहीं कर सकते। अब बेटा इसकी निशानी क्या है, तो बेटा याद रखिएगा इसके आगे पे क्या आएगा, फंड। जब आगे पे फंड आ गया ना तो इसका मतलब बात स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए हो रही है। ठीक है ना बेटे बच्चे। तो यहाँ पे याद रखिएगा जब सब्सक्रिप्शन स्पेशल सब्सक्रिप्शन होगा तो दैट विल बी अ कैपिटल रिसीट। वो क्या बन जाएंगे बेटे, आपकी कैपिटल रिसीट्स बन जाएंगे। और कैपिटल रिसीट्स बेटे आपकी इनकम नहीं होती, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं बेटे, आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। और बेटा लाइबिलिटीज़ कहाँ पे आती हैं, आपकी बैलेंस शीट में आती है। ठीक हो गया बेटे। इसके लिए भी यही एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन फंड अकाउंट क्रेडिट। जी क्लियर हो गया बेटे। तो दो बातें मैंने डिस्कस की हैं आप लोगों से, एक सब्सक्रिप्शन और दूसरा स्पेशल सब्सक्रिप्शन। जी जो थर्ड बेटे आप लोगों से बात डिस्कस करनी है दैट इज एडमिशन फ़ी या एंट्रेंस फीस। एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस। दाखिला फ़ीस ये वो फीस है जो एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अपने उन मेंबर्स से लेता है जो नए आते हैं। कब, एडमिशन के वक्त, क्या बनने के लिए, उस इदारे का मेंबर बनने के लिए। ठीक है ना। तो ये वंस पे करनी पड़ती है आपको, और उस वक्त पे करनी पड़ती है जब आप क्या बनते हैं, उस इदारे का मेंबर बनते हैं। द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द न्यू मेंबर टू द ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम द member of the organization at the time of admission।
किसके वक्त बेटे? एडमिशन के। अब आपकी जो बुक है बेटे याद रखिएगा, बुक में उसने कहा हुआ है ट्रीटमेंट के हवाले से कि एडमिशन फ़ी के बारे में ना याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्ज़ी होती है, उसमें उसे आज़ादी हासिल होती है, वो उसे अपनी इनकम लिख सकती है, वो उसे अपनी लाइबिलिटी लिख सकती है। क्यों? क्योंकि अगर तो ये रेगुलर फ्लो से आ रही है, अगर मेंबर्स ज़्यादा आए तो इसे वो अपना इनकम भी लिख सकती है, और अगर चाहे तो वो उसे अपनी लाइबिलिटी भी लिख सकती है। ये उसके पे खुद पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जब क्वेश्चन की बात करनी है याद रखिएगा, तो क्वेश्चन में जैसे उसने हमें कहा होगा एज पर इंस्ट्रक्शंस, जैसे उसने हमें कहा होगा हम वैसे ही इसको ट्रीट कर देंगे। वो कहेगा इनकम लिखो तो हम इनकम लिख देंगे, वो कहेगा लाइबिलिटी लिखे तो हम क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी लिख देंगे। मसला ये आता है कि अगर उसने कुछ ना कहा हो, इफ़ नो इंस्ट्रक्शंस, जी अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो बेटे आप इसे सिंपल अपनी क्या लिखेंगे? इनकम लिखेंगे। और इनकम्स कहाँ पे आती हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती हैं। एंट्री इसके लिए भी यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्रेंस फीस अकाउंट क्रेडिट। जी यहाँ तक तो मसला है। उसके बाद जी नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी। जब हम बेटे लाइफ मेंबरशिप फ़ी की बात करते हैं तो नाम से क्या जाहिर है? लाइफ मेंबरशिप। लाइफ का मतलब क्या होता है? मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए आप एक बार पैसे अदा करें और आप क्या कर दीजिए, पूरी ज़िंदगी के लिए उस इदारे के क्या बन जाए? मेंबर बन जाए। अगर आपने एक बार पैसे अदा कर दिए और बन गए मेंबर पूरी ज़िंदगी के लिए, इसके बाद आपको बार बार पैसे अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खासकर पैसे अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब द अमाउंट पेड बाय द मेंबर लंप सम। लंप सम किसे कहते हैं? इकट्ठा, टू बिकम द लाइफ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनने के लिए? उस इदारे का पूरी ज़िंदगी के लिए क्या बनना है? आपने मेंबर बन जाना है। तो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज लाइफ मेंबरशिप फ़ी। अब लाइफ मेंबरशिप फ़ी का भी बेटे याद रखिएगा, उसने क्वेश्चन में आमतौर पे इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, एज पर इंस्ट्रक्शंस। उसने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, उसने बताया होगा कि बेटा आप इसे अपनी इनकम लिखें या क्या लिखें? लाइबिलिटी लिखें। क्योंकि अगर इसकी अमाउंट स्मॉल है तो आप इसे इनकम भी लिख सकते हैं, और अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा सारी है, बड़ी अमाउंट है, तो आप इसे लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में उसने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी तो आप उसे उसके मुताबिक लिख देंगे। लेकिन बेटा इफ़ नो इंस्ट्रक्शंस, शायद एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे बुक में जिसमें उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, तो बेटा वहाँ पे उसने फिर उसे अपनी इनकम लिखा होगा। जी क्या लिखा हुआ बेटे? अपनी इनकम लिखा हुआ है, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। वैसे इंटरनेशनल रूल ये है, जो रूल है असल अप्लाई होता है वो ये होता है जी कि अगर उसने कुछ ना बताया हो तो हम इसके 10 हिस्से करते हैं। कितने हिस्से करते हैं बेटे? 10। 10 में से 9 हिस्से लाइबिलिटी बनती है और 1 हिस्सा इनकम बनता है। लेकिन चूंकि आपकी बुक में उसने जो प्रैक्टिस की हुई है उसने कैसे किया हुआ है जी? इनकम के हिसाब से किया हुआ है। सो आप इसे इनकम के हिसाब से ही लेके चलेंगे जी। नेक्स्ट वन इज डोनेशन। डोनेशन क्या होती है? ये अतिया। आपने अक्सर देखा होगा कैंप लगते हैं, जब कोई सैलाब आता है, कोई ज़लज़ला आता है, तो उन इमदादी कैंप लगते हैं। उन इमदादी कैंप में वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, कपड़े इकट्ठे करते हैं, खुराक इकट्ठी करते हैं लोगों से। अच्छा, वो लोगों से छीनते नहीं हैं, बल्कि वो लोगों से अपील करते हैं और लोग अपनी मर्ज़ी से जाकर उन्हें वो गिफ्ट करके आते हैं।
ऐसे ही है ना। तो वो पैसे जो एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को उनके मेंबर्स की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से मिल रहे हैं एज पर द गिफ्ट, किसके तौर पे? गिफ्ट के तौर पे मिल रहे हैं बेटा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डोनेशन। उसे हम क्या कहेंगे बेटे? डोनेशन कहेंगे। इन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स एंड द पब्लिक बाय वे ऑफ गिफ्ट। ठीक है ना। अब इसका जो ट्रीटमेंट है याद रखिएगा बेटे, यहाँ पे दो बातें हैं। अगर तो आपने ये पैसे इकट्ठे किए हैं और आपका मकसद क्या था? जनरल पर्पस था, वैसे ही मतलब जनरल का मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो कहाँ पैसे इस्तेमाल कर सकते थे, तो बेटा तब आप उसे अपनी रेवेन्यू रिसीट लिखेंगे। आप बेटा उसे अपनी इनकम लिखेंगे। और बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे उसको। लेकिन अगर उसका मकसद स्पेसिफिक हो गया है, स्पेशल पर्पस के लिए है बेटे वो, लाइक मैं कहूं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसका मतलब अब यहाँ पर ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं किस लिए? बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कह दिया ना उसने, स्पेशल कह दिया उसने। अब यहाँ पर बेटा आप इसे अपनी इनकम नहीं लिखेंगे। जब वो स्पेसिफिक हो गया तो बेटा वो क्या बन जाएगा? आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। आप उसे क्या लिखेंगे बेटा? अपनी लाइबिलिटीज लिखेंगे। सेम वही बात जो मैंने यहाँ पे की थी कि फंड आ गया तो क्या बन जाएगी? आपकी लाइबिलिटी। तो यहाँ पे भी फंड है तो क्या बन जाएगी बेटा? आपकी ये लाइबिलिटी बन जाएगी। तो बेटा ये इसके बाद जो छठा सोर्स है ना बेटे इनकम का, दैट इज लेगेसी। लेगेसी कहते हैं बेटे विरासत को। विरासत किसे कहते हैं? विरासत। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि पुरानी फिल्मों में होता था ऐसे कि बाबूजी का देहांत हो गया है, उनकी वसीयत खुली है, तो वकील साहब कहते हैं कि इनकी जायदाद का 50% हिस्सा फलां फलां अनाथ आश्रम को मिल जाएगा। अब वो जो पैसे हैं ना, एक वो जो पैसे मिल रहे हैं उस शख्स के मरने के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को जो पैसे मिल रहे हैं बेटे, वो पैसे क्या कहलाएंगे जी? लेगेसी कहलाएंगे। और चूँकि बेटा बच्चे ये याद रखिएगा, ये डेली का काम नहीं होता। दुनिया में बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो महीने के बाद ये ज़्यादा से डोनेट करके जाते हैं। तो चूँकि ये बार बार रिसीव नहीं होते और ना इनकी अमाउंट स्मॉल होती है, छोटी होती है, इसलिए जब भी ये पैसे किसी भी एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को मिलते हैं तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इसको अपनी कैपिटल रिसीट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपनी कैपिटल रिसीट्स। और बेटा कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं? हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं। और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ये बैलेंस शीट में शो होती हैं। तो बेटा ये 6 सोर्स ऑफ इनकम हैं। ये वो 6 सोर्स हैं जिनके ज़रिए एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को मेजर पैसे आते हैं। सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन क्या होगी? हमारी इनकम होगी। स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या होगी? हमारी लाइबिलिटी होगी। एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, तो मैंने बोला जैसे उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी होंगी हम उसे वैसे ही कर देंगे। अगर उसने कुछ नहीं कहा होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे? अपनी इनकम लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ी के बारे में सेम बेटे यही बात है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस होगा। ये जैसे उसने कहा होगा हम वैसे ही कर देंगे। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे? अपनी इनकम लिखेंगे। और डोनेशन के बारे में बेटे याद रखना है आपने, डोनेशंस जो होती हैं अगर वो जनरल पर्पस के लिए हैं तो इनकम होंगी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं तो क्या होंगी? हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी बेटा। और लेगेसी मैंने बोला कैपिटल रिसीट्स होती हैं हमारी। ये वो पैसे होते हैं जो कि बहुत बड़ी रकम होती है और कभी कभी मिलने होते हैं, तो हम इसे क्या लिखते हैं बेटे? अपनी लाइबिलिटी लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।